एक क्लाउडी नाइट में एक औरत जिसके सुनहरे बाल हैं और नीली आंखें हैं सेलिंग बोट के डेक पर खड़ी होकर काले समुंदर को देख रही है। वो सोच रही है कि क्या वो वापस जाकर रिचर्ड को आखिरी बार देख पाएगी। उसके हाथ में एक लाल पत्थर है जिसे वो जोर से पकड़े हुए है। तभी हवा तेज चलती है और उसी समय रिचर्ड हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है। उसकी लाल और गुस्से वाली आंखें देखकर वो डर जाती है। उसे लगता है कि क्या वो कभी इस आदमी से बच पाएगी जो हमेशा हवा के साथ आ जाता है। उसकी पागल नजरें देखकर लगता है कि अब उससे भागना मुश्किल है। रिचर्ड नीचे आते ही उसे खींचकर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जब वो उसका बच्चा अपने पेट में लिए हुए है। सीन यही रुक जाता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जो 60 साल पहले का टाइम है। रुबलिन दुई में अलिसा रुइन को दुख बुलाता है। चलते हुए अलिसा सोचती है कि वो कैसे एक बड़े फैंटेसी नॉवेल की कहानी में आ गई। पहले वो 20 साल की लड़की थी जिसका नाम सो यूना था। एक्सीडेंट में मरने के बाद वो अलिसा के शरीर में जागती रही। कहानी में अलिसा एक गरीब अनाथ थी जिसे प्यार नहीं मिला। वो रिचर्ड पर बहुत ज्यादा फिदा थी और रिचर्ड ने ही उसे मार दिया था। अभी वाली अलिसा के पास अपनी मौत से पहले 10 साल से ज्यादा बाकी है, इसलिए वो अपनी किस्मत बदलने की सोचती है। ऑफिस पहुंचकर वह ड्यूक एल्बर्ट रबलिन से मिलती है। ड्यूक उसे बताता है कि उसने उसे इसलिए अपनाया ताकि वह उसके पोते से शादी कर ले। अलिसा सोचती है कि वह तो बस एक अनाथ है, फिर भी ड्यूक ने उसे क्यों चुना। उसे लगता है ड्यूक को उससे कोई खास काम चाहिए। कभी बटलर एक प्रीस्ट को लाता है और बताता है कि रिचर्ड रास्ते में चोरों से भिड़ गया, इसलिए देर हो रही है। ड्यूक समझ जाता है कि रिचर्ड बस शादी टाल रहा है, इसलिए वह सीधे अलिसा को मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने को कह देता है। अलिसा यंग दिखती है लेकिन वह साइन कर देती है क्योंकि उसे भरोसा है कि जब तक वह रिचर्ड पर फिदा नहीं होगी और बच्चा नहीं होगा तब तक उसका फ्यूचर बदलेगा। फिर अलिसा को एक बड़ा कमरा दिया जाता है। वह सोने ही वाली होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है और काले बाल और लाल आंखों वाला लड़का अंदर आ जाता है। वही उसका हस्बैंड है। वह गुस्से में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद है, इसलिए वह उसे जोर से मारता है। अलिसा समझ जाती है कि ये रिचर्ड है और हवा तेज होते देखकर उसे रूबिन की हवा वाली शक्ति समझ में आती है। यही शक्ति भविष्य में उनके बेटे हस को भी मिलेगी। रिचर्ड दरवाजा छोड़कर सोफा पर लेट जाता है। अलिसा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन रिचर्ड ड्यूक से कहता है कि शादी खत्म कर दो, लेकिन ड्यूक मना कर देता है। ड्यूक कहता है कि बस अलिसा के साथ रहो जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। अगर बच्चा हो जाए तो और अच्छा, उससे बाद तुम किसी और से शादी कर लेना। रिचर्ड गुस्से में अपनी हवा वाली शक्ति इस्तेमाल करता है लेकिन ड्यूक डरता नहीं। वह उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। रिचर्ड कहता है कि उसे टाइटल नहीं चाहिए और वह अलिसा को पसंद भी नहीं करता। तभी वह अलिसा को वहां देखकर हैरान हो जाता है। अलिसा उसे इग्नोर करके ड्यूक को नमस्ते करती है। ड्यूक कहता है कि दोनों एक ही रूम में रहें ताकि एक दूसरे को समझ सके, लेकिन रिचर्ड मना करके चला जाता है। ड्यूक अलिसा को एक किताब देता है कि अच्छी वाइफ कैसे बने। रात में अलिसा फिर से रिचर्ड के रूम में आती है। वह उसे सोफा पर लेटा देखती है और सोचती है कि अगर ड्यूक और रिचर्ड एक दूसरे से लड़ते हैं तो वह रिचर्ड की तरफ रहकर अपना फायदा कर सकती है। वह उसे हंसकर हेलो कहती है लेकिन रिचर्ड उसे चुप करा देता है। एलिसा बेड पर चली जाती है और रिचर्ड उसे धीरे से देखता है। अगले दिन से एलिसा की क्लासेस शुरू हो जाती है। वह मैनर्स, रूल्स और डचेस बनने की ट्रेनिंग लेती है। खाली टाइम में वह बड़ी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती है। उसकी डेली लाइफ ठीक चल रही है लेकिन रिचर्ड उसे अभी भी इग्नोर करता है। एलिसा सोचती है कि अगर उसे फ्यूचर में तलाक चाहिए तो उसे रिचर्ड को अपनी तरफ करना होगा। वह उसे सोफा पर लेटे देखकर कहती है कि बेड पर सो जाओ। वह सिर्फ उसका हाथ पकड़कर सोएगी। रिचर्ड उसे मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या यह ड्यूक का आइडिया है। बात करते हुए एलिसा को एम्पायर की 4 बड़ी फैमिलीज याद आती है जिन्होंने हवा, आग, धरती और पानी को कंट्रोल किया था। रूबलिन हवा को कंट्रोल करते थे और इसी वजह से रॉयल फैमिली उनकी शक्ति छीनना चाहती थी। एलिसा रिचर्ड को बताती है कि उनकी शादी ने उसे प्रिंसेस से जबरदस्ती शादी करने के रॉयल आदेश से बचा लिया है। वह कहती है कि वह बड़ा होने तक शादी में रहेगी और फिर रूबलिन दुई छोड़ देगी।
उसकी स्ट्रॉन्ग बात सुनकर रिचर्ड मान जाता है। सुबह रिचर्ड उठता है तो अलिसा उसे पकड़े सो रही होती है। वह उसे ठंड में कांपते देखकर उस पर ब्लैंकेट डाल देता है। बाद में अलिसा उठकर सिटिंग रूम में जाती है और देखती है कि एक यंग मेड एन अकेले सारे काम कर रही है। उसे साफ समझ आता है कि बाकी मेड्स अपनी पक कर रही है। वह एन से पूछती है कि वह अकेली क्यों काम कर रही है। एन डरते हुए कहती है कि बाकी मेड्स ने उससे हेल्प मांगी थी, वह ठीक से नहीं कर पाई तो उन्हें डांट पड़ी और फिर उसने गिल्ट में सारा काम खुद करने की ऑफर दे दी। अलिसा गुस्सा हो जाती है और एन को आराम करने को कहती है। वह ड्यूक के पास जाकर पूरी बात बताती है और उसी दिन गलत मेड्स को निकाल दिया जाता है। अब अलिसा ड्यूक से छोटी छोटी मांगे भी करने लगती है और वह अधिकतर मान लेता है। वह फाइनेंस भी पढ़ने लगती है ताकि फ्यूचर में बिजनेस शुरू कर सके। जब वह स्टडी रूम जाती है तो रिचर्ड वहां होता है। अलिसा कहती है कि वह भी आगे से उसके साथ स्टडी करेगी और उसका काम कम करने में मदद करेगी। टीचर आता है और क्लास शुरू होती है। अलिसा एबेकस सीखने में परेशान होती है तो रिचर्ड उसकी हेल्प करता है, जिससे अलिसा खुश होकर मुस्कुरा देती है। जब वह थैंक्स करती है तो रिचर्ड थोड़ा हैरान हो जाता है। वह अपना हाथ भी नहीं हटाता। जब वह अलिसा को एबेकस सीखते हुए देखता है तो अंदर ही अंदर उसकी तारीफ करता है। उसे लगता है कि शायद अलिसा आगे चलकर उसकी हेल्प भी कर सकेगी। क्लास खत्म होने के बाद अलिसा उसे टेरिटरी घूमने चलने को कहती है, लेकिन रिचर्ड तुरंत मना कर देता है। अलिसा नाराज नहीं होती और उसे कुकीज ऑफर करती है, लेकिन वह फिर मना कर देता है और कहता है कि कुकीज बच्चों के लिए होती है, जिससे अलिसा को बुरा लगता है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रिचर्ड विंडो के पास पढ़ रहा होता है और बाहर देखकर कहता है कि बारिश होने वाली है। उसका मन टेरिटरी में बढ़ते मॉन्स्टर्स की तरफ जाता है और उसे बेचैनी होती है, तो वह अलिसा को ढूंढने निकल जाता है और खुद को समझाता है कि अगर अलिसा को चोट लग गई तो ड्यूक उसकी जगह किसी और लड़की को ले आएगा और वह शायद बुरी निकल जाए, इसलिए अलिसा ठीक रहना चाहिए। कैरेज में एन अलिसा से पूछती है कि क्या लंबी यात्रा से उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन अलिसा मुस्कुराकर मना करती है और कुकीज और अपने फ्यूचर स्नैक बिजनेस के बारे में सोचने लगती। तभी कैरेज जोर से हिलती है और नाइट्स चिल्लाते हैं कि मॉन्स्टर्स आ गए हैं। एक गार्ड अलिसा को कहता है कि बाहर मत निकलना। अलिसा और एन फर्श पर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर डर को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरेज उलट जाती है और एक बिच्छू जैसा मॉन्स्टर कांच पर मारकर उन्हें देख लेता है। अलिसा डर से कांप जाती है और सोचती है कि बाहर वाले सब ठीक हैं या नहीं। तभी रिचर्ड आता है और अपनी हवा वाली शक्ति से मॉन्स्टर को हटा देता है। वह इस बात पर गुस्सा है कि कोई मॉन्स्टर अलिसा की कैरेज के पास कैसे आ गया। अलिसा उसे मदद करने को बुलाती है और अपनी डर भरी हालत में भी उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है, जिससे रिचर्ड के दिल में कुछ पिघल जाता है। आइसबर्ग थोड़ा पिघल रहा है। कुछ दिनों बाद अलिसा और रिचर्ड ड्यूक के साथ पैलेस जाते हैं ताकि एम्परर सच देख सके, क्योंकि रॉयल फैमिली को शक था कि अलिसा झूठ है और सिर्फ शादी रोकने का बहाना है। 15 दिन की यात्रा के बाद वे इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड पहुंचते हैं। रिचर्ड कैरेज से उतारने में अलिसा की हेल्प करता है और अलिसा महसूस करती है कि सब उसे ही देख रहे हैं। रॉयल फैमिली आती है जिनके लाल बाल बहुत अलग दिखते हैं। क्वीन अलिसा को देखती है और मीठे तानों से इंसल्ट करती है, लेकिन अलिसा चुप रहती है। फेस्टिवल शुरू होता है। प्रिंस सब बच्चों को बैठने को कहता है और सिल्वर बालों वाले अकेले पड़े अनेल को तंग करता है। अलिसा को उसके पास बैठने को बोला जाता है और रिचर्ड भी अलिसा के बगल में बैठ जाता है। प्रिंस रिचर्ड से कहता है कि उसे वहां नहीं बैठना चाहिए, लेकिन वह कामली कहता है कि अपनी वाइफ के पास बैठना नॉर्मल है। प्रिंस मजाक उड़ाता है और मील शुरू करने के लिए जूस अनेल पर फेंकता है। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अलिसा गुस्सा होकर अपना हैंडकरचीफ निकालकर अनेल की मदद करती है, तो प्रिंस भी उस पर जूस फेंकने आता है, लेकिन तभी हवा चलती है और जूस उसके अपने कपड़ों पर गिर जाता है। प्रिंस गुस्सा होता है और रिचर्ड को ब्लेम करता है। बाद में रिचर्ड चला जाता है और अलिसा उसके पीछे भागने लगती है। बाहर वह उसे पकड़कर थैंक यू बोलती है और उसे डियर हस्बैंड कहती है, जिससे रिचर्ड शर्म से लाल होकर चुपचाप चला जाता है। बाद में अलिसा अपनी ड्रेस से दाग साफ कर रही होती है और एन उसके साथ होती है। तभी उसे कुछ लोग बातें करते सुनाई देते हैं। वह एन को पकड़कर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और सुनती है कि उनका टारगेट रिचर्ड है, जिससे अलिसा डर जाती है।
वह गार्ड्स को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर समझती है कि शायद यह एम्परर का ही ऑर्डर है, इसलिए कोई हेल्प नहीं करेगा। उसे लगता है कि सिर्फ रूबेन नाइट्स ही रिचर्ड की हेल्प कर सकते हैं, इसलिए वह एन के साथ भागकर उन्हें बताती है कि रिचर्ड खतरे में है। लेकिन नाइट्स हंसते रहते हैं। अलिसा उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने रूबेन हाउस के लिए ब्लड ओथ लिया है और उन्हें रिचर्ड की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसी सोच के साथ वह उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अलिसा रिचर्ड को ढूंढने निकलती है क्योंकि उसे पता है कि ओरिजिनल स्टोरी में रिचर्ड अपने बेटे की वजह से बच जाता है, लेकिन अब वह खुद इस दुनिया में है, इसलिए उसे लग रहा है कि कहानी शायद बदल भी सकती है। तभी एक तेज हवा चलती है और अलिसा समझ जाती है कि यह विंड रिचर्ड की पावर से आई है। वह तुरंत दौड़ती है और नाइट्स भी उसके पीछे भागते हैं। वहां पहुंचकर वह देखती है